यहाँ पहाड़ों की खामोशी भी बोलती है। बद्री विशाल की ये धरती अलकनंदा के किनारे बसी हुई है। यहाँ हर मोड़ पे संघर्ष और हिम्मत की स्टोरीज मिलती है। बुराश के जंगल और पत्थरों के घर दूर से ही बता देते हैं कि ये है हमारी चमोली। और आज यहाँ के मठाना गांव से मेरे साथ है मुकेश सती जी, एक ऐसे पहाड़ी जो ना सिर्फ पहाड़ों को फलदार बना रहे हैं बल्कि यहाँ के फार्मर्स को डायरेक्ट सेलिंग, मार्केट प्राइस जैसे स्किल्स भी सिखा रहे हैं। सर वेलकम टू एक पहाड़ी ऐसा भी। बहुत सारे लोगों ने आपका नाम सजेस्ट किया और उससे भी ज़्यादा जो मुझे पसंद आया वो है आपका काम। ज़रा अपने काम के बारे में डिटेल में हमें बताइए। थैंक यू मैडम, सबसे पहले आपका यहाँ पे स्वागत है। आप लोग हमारे गांव में आए। काम की शुरुआत ऐसे हुई, बस हम लोग शहरों में थे तो जब गांव की तरफ आए तो देखा कि गांव सारे हमारे खाली होते जा रहे हैं, पलायन होता जा रहा है। जैसा कि आपने भी देखा होगा कि सारी ज़मीनें हमारी बंजर हो चुकी हैं। जिन खेत खलिहानों में, जिन स्कूलों में हमने अपना जीवन बिताया था, वो सारे के सारे आज की डेट पे ख़राब हो चुके हैं, बंजर हो चुके हैं। तो यही एक पीड़ा थी। हम लोग वापस आ करके फिर हमने अपने गाँव में काम शुरू किया। तो ये सफ़र होता है हमारा लगभग 2005 से शुरू होता है और तब से और अभी तक हम लोग लगातार ये करते आ रहे हैं। ये एक छोटी सी कहानी हम लोगों की। सर करंटली आप कितने गांव में फल फ्रूट लगा रहे हैं? 2014 से 2018 तक हम जो हैं एक TDF बाड़ी योजना चली थी नाबार्ड की, उसके सहयोग से हम लोग जो हैं 12 गांव में 1000 बगीचे से ऊपर लगा चुके हैं। और उसके बाद जब हमारे गांव वालों ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि आप अपने ज़िले में आके, अपने गांव में आके अगर काम शुरू करते हैं तो हमारे क्षेत्र का भी कुछ भला होगा। तो 2023-24 से हमने यहाँ पे कार्यक्रम शुरू किया था। तो 2024 में हमारा जाके बगीचा लगा था और अभी हमारा बगीचा दूसरे साल में चल रहा है। सबसे अच्छी बात है कि आप फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं कि डायरेक्टली वो मार्केट में जाए और अपने फ्रूट्स या जो भी गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सेल करें, मिडल मैन को बीच में से हटा दे। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? क्या तरीके आप उन्हें सिखा रहे हैं? क्या टेक्निक्स हैं? ये आइडिया हमें सबसे पहले आया कि हमने देखा कि मार्केट में जब टमाटर आता है, एक छोटी सी बात है, टमाटर आता है मार्केट में, आपने देखा होगा 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, यहाँ तक कि 80, 100, 200 तक भी पहुँच जाता है। तो हमने देखा कि जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है कहीं ना कहीं फार्मर को 2 रुपये से लेके और 5-10 रुपये या बहुत ही हो गया तो 20 रुपये तक मिल पाती है। इसका लगभग 4 to 5 टाइम्स जो हमारे मिडिल मैन ले जाते हैं। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं जो है हमारे फार्मर को एक उचित जो इसका प्राइस है वो मिलना चाहिए। तो हमने जो है 2009 में एक FPO गठन किया था जिसका कॉन्सेप्ट ये था कि मिडिल मैन को हम लोग हटा लें और डायरेक्ट फार्मर टू कस्टमर तक अगर हम जाते हैं तो ये बेनिफिट हमारे फार्मर को हो सकता है। तो 2014 में इस तरफ जो है नाबार्ड का भी ध्यान गया और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो 10,000 FPO बनाएंगे। तो उसके माध्यम से यही है कि कोई भी फार्मर कितना भी अपना प्रोडक्शन करता है तो वहाँ से अपने FPO के माध्यम से वो डायरेक्ट मार्केट तक पहुँच जाते हैं। इस तरह से मिडिल मैन जो है ख़त्म हो जाते हैं, उनको एक अच्छा सा रेट मिल जाता है। सर बात की जाए अगर चैलेंजेस की, तो अभी कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं या क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हैं? चैलेंजेस बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते हैं। इनकेस कोई गांव में भी हैं जो हमारे भाई बहन या जो बच्चे हमारे पढ़ लिख जाते हैं, इंटर कर जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि खेती बाड़ी करना जो है उनके स्टेटस के खिलाफ है, तो जो है मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहते हैं। तो यही रीज़न है कि एक तो बहुत बड़ा चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज ये है कि हमारे गांव में जो है पलायन बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो हमारी ज़मीनें हैं सारी की सारी बंजर हो चुकी हैं। अगर कुछ लोग काम करने का साहस दिखाते हैं तो जंगली जानवर आके उसको ख़त्म कर देते हैं, तो जिससे क्या वो डिमोलाइज होकर के और एक समय बाद अपने काम को क्विट कर जाते हैं। आप 1000 से ज़्यादा गाँव में जा चुके हैं। क्या कभी लोगों को ऐसा लगा कि यार आप भी मिडल मैन हो सकते हो, आप उनका फ़ायदा ना उठा लो या आप अपने फ़ायदे के लिए ये काम उनसे करवा रहे हो? तो कभी ऐसा कुछ फेस किया है आपने? ऐसा हमें हर गांव में जाके ये सामना करना पड़ता है। लोगों को लगता है कि भाई आज के ज़माने में कौन किसकी हेल्प करता है, ज़रूर इनका अपना कोई पर्सनल स्वार्थ इसमें है। तो हम फिर उनको समझाते हैं कि भाई देखो हमने यहाँ काम किया। कुछ लोग हमारे विषय में जानते भी हैं। जो लोग जानते हैं वो तो आराम से सोचते हैं, अपनी कम्युनिटी में बात करते हैं कि अगर हम भी अपने गाँव में करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन ज़्यादातर जो अननोन विलेज होता है वहाँ पर हमें चैलेंजेस होते हैं, तो हमें वहाँ पर समझाना बड़ा टिपिकल हो जाता है। तो लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद फिर हम लोग वहाँ पर समझा ही देते हैं और काम शुरू हो जाता है हमारा। जब हम लोग चमोली डिस्ट्रिक्ट के, जो कि एक बड़ी खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, इसके मठाना गांव में आ रहे थे तो हमने देखा यार काफ़ी लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। घर खाली हैं,
बट आज हमने देखा कि एक स्कूल भी खाली पड़ा था। तो मैठाना गांव में जो बच्चे रहते हैं वो कौन से स्कूल में जा रहे हैं? अभी देखिए, जो आपने देखा बिरान पड़ा हुआ है, ये हमारा जूनियर हाई स्कूल है और यहीं से हमने भी जो है 8वीं तक की शिक्षा ली थी। और जो उसके ऊपर का आपने विद्यालय देखा, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो भी 2-3 दिन पहले जो है वो भी शट डाउन कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है कि कम से कम 10 बच्चे की एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और वो भी ठीक है उनका, क्योंकि बहुत सारे खर्चे स्कूल में हो जाते हैं। तो फिर दूसरी बात यह है कि लोग पलायन ज़्यादा कर गए हैं, पूरी स्ट्रेंथ यहाँ पे बन नहीं पा रही है। हमारे पूरे गांव वालों ने कोशिश करी कि हमारा विद्यालय बच जाए, लेकिन इस बीच आपने देखा होगा कि हमारे गांव के साथ साथ उत्तराखंड के लगभग मैक्सिमम गांव में भालू का एक आक्रमण रहा, तो आतंक भी रहा। तो लोगों ने जो है डर की वजह से जो है अपने बच्चों को जो है इन स्कूलों में भेजना उचित नहीं समझा। तो जो पास के इंटर कॉलेज वगैरह हैं, तो वहाँ पे वो स्कूल में वो बच्चे शिफ्ट हो गए हैं आजकल। हम जब मैठाना गांव आ रहे थे तो हमने देखा कि जगह जगह पे लोग मिट्टी कलेक्ट कर रहे हैं, खुदाई हो रही है। तो क्या कुछ मिट्टी भी यहाँ की किसी चीज़ में काम आती है? यहाँ की मिट्टी का जो है एक अपना ही पौराणिक महत्व है। जब भी कोई बड़े काम होते हैं, कोई भी बड़े आयोजन होते हैं, तो वो आपने सुना होगा कि राजा के दरबार की मिट्टी, सिंह द्वार की मिट्टी जो बद्रीनाथ में है, मैठाना की मिट्टी। तो ये जो बड़े बड़े हवन कार्य होते हैं, जैसे राम मंदिर बना है, राम मंदिर के लिए भी यहाँ की मिट्टी गई है मैठाना की। तो कुछ तो है इस मिट्टी में कि लोग यहाँ की मिट्टी को यूज करते हैं अपने धार्मिक कार्यों के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि उड़द की दाल हम लें या दूसरी भी दाल लें, तो और जगह आप देखेंगे तो कोई भी फसल जो है 5 से 6 महीने में तैयार होती है। तो यहाँ पे जो हमारी ये दालें हैं, ये 3 से 4 महीने के भीतर तैयार हो जाती है। तो इस मिट्टी में जो है कुछ उर्वरा शक्ति तो है, एक ये कारण भी हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि मैठाना के विषय में कहा जाता है कि मैं ठाना, यानी कि मैंने जो ठान लिया वो काम मैं पूरा करके रहूँगा। तो इसलिए भी एक दूसरा है। और तीसरी बात यह है कि 8वीं सदी में आदिगुरु शंकराचार्य जी यहाँ पे आए थे। जो आपने मैठाना का मंदिर देखा होगा, ये उन्हीं के द्वारा स्थापित है। और जब पैदल मार्ग हुआ करता था तो इसको मैठाना मठ के नाम से जाना जाता है। मैठाना मठ के बाद सीधे ज्योतिर्मठ का भी आपने नाम सुना होगा। तो ऐसे जहाँ जहाँ पे भी मठ है आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित है, तो उनके द्वारा स्थापित ये गाँव है, बहुत ही पौराणिक गाँव है। अब पहाड़ों में जानवरों का आतंक बढ़ गया। दिन में बंदर आ रहे हैं, लंगूर आ रहे हैं, रात में बाघ भी आ रहा है, उसके साथ साथ सुअर है जो खेती खराब कर दे रहे हैं। तो फार्मर ऐसा क्या करे कि जंगली जानवर उनकी खेती खराब ना करे? इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि हम लोग कम्युनिटी बेस पे करें, क्योंकि पहाड़ों की जो लैंड होल्डिंग होती है वो बहुत छोटी होती है। एक खेत आपका है, एक मेरा है, किसी और का है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि सारे के सारे एक जगह को जो है हम चेंजिंग फेंसिंग के थ्रू उसको कवर कर लें, और सारे लोग उसमें हम अपना मिल करके काम कर सकते हैं। इसमें हम हॉल्टी बेस्ड प्रोड्यूस को अगर करें तो ज़्यादा फ़ायदा हमें हो सकता है। और एज ए इंटरक्रॉपिंग अगर हम इसमें सब्जी ले लें या हम लोग कुछ हर्बल प्रोडक्ट ले लें, तो उससे भी हम बहुत अच्छा सा फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप कुछ फलों के नाम बता पाएँ कि कौन से फल हैं पर्टिकुलरली जो आपने हेल्प किया है फार्मर्स को उगाने में? क्योंकि इससे पहले जो हम लोग 12 गाँव में फल उगा चुके हैं, उसमें जो है सेब, अनार, नाशपाती, ये हमने मेन रूप से इनको उगाया है। और कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे हाइट हमें ठीक ठाक मिली, वहाँ पे हमने परिसीमन भी उगाया है। और जो लो हाइट के गांव हैं, तो वहाँ पे हम लोग जैसे कीवी पे हम लोग आ सकते हैं 1000 मीटर से, और 1600 मीटर तक की जो हाइट है, तो वहाँ पे हम लोग कीवी की बहुत अच्छी फसल ले सकते हैं। और कीवी की फसल से ये भी फ़ायदा है कि इसको जंगली जानवर और बंदर कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। तो अगर हम पहाड़ों के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो अगर हम लोग कीवी या फिर चाय पत्ती से संबंधित कोई चीज़ हम करते हैं, या हर्बल प्रोडक्ट पे आते हैं जिनको जो है हमारे जंगली जानवर हार्म्स नहीं करते हैं, तो उस पर हम लोग अपना अच्छा सा प्रॉफिट एक कर सकते हैं। सर, तो अभी तक आपने कितने लोगों की मदद करी, कौन से जगह से, और कितना स्केल की अगर हम बात करें तो कितनी फार्मिंग अभी हो रही है, कहाँ हो रही है? सबसे पहले जो हमने ये काम शुरू किया, हमने जिला चमोली के कुहेड़ गांव से किया था। वहाँ पे हमने 10 नाली को लीज लेकर के हमने एक हाईटेक फ्लोरिकल्चर की नर्सरी बनाई थी। वहाँ पे हमने लोकल लोगों को जो है ट्रेनिंग दिया था कि फ्लोरिकल्चर से क्या फ़ायदे होते हैं। यहाँ से हमने शुरू किया। उसके बाद हम लोगों ने मैठाना में आकर के एक हर्बल नर्सरी डेवलप करी, जो कि हमने 50 नाली में करी। उसके बाद फिर 2014 से 2018 तक हमने जौनसार बाबर में, जिला देहरादून के कथियान घाटी के 12 गाँव में हमने किया काम शुरू। तो यहाँ पर हमारे पास टारगेट था कि हम 525 जो है हम वाडी बनाएं। वाडी का मतलब ये होता है कि उसमें आपके बगीचे भी हों, उसमें आपका सब्जी पालन भी हो, बकरी पालन भी हो, मत्स्य पालन भी हो, कुक्कुट पालन भी हो। तो इसमें 525 का जब हमने फील्ड विजिट करी, तो हमें ये लगा कि यहाँ पे ज़्यादा की ज़रूरत है। तो हमने 525 से बढ़ा करके 1000 हमने वहाँ पे जो है क्या कहते हैं बगीचे बनाए सेब, अनार, नाशपाती के। अगर बात करें कि कितने लोगों को हमने जो है फ़ायदा पहुँचाया है,
तो हमने जो है 2014 से 2018 तक 1000 बगीचे डेवलप किए हैं सेब, अनार, नाशपाती के। और जौनसर बाबर में एक फैमिली में मिनिमम जो है 20 सदस्य होते हैं, तो 20 गुणा के अगर हम 1000 करते हैं तो 20,000 फार्मर तक हमारी रीच है। तो डायरेक्टली 20,000 लोगों को जो है हमने रोज़गार देने में सक्षम हुए हैं, और वो लोग आगे जा कर के डायरेक्ट मंडियों में अपना सामान बेच रहे हैं। और जो उनका ए और बी ग्रेड का होता है वो तो मार्केट तक पहुंच जाता है, लेकिन सी और डी ग्रेड का जो बिक नहीं पाता है वो हम ले करके और फूड प्रोसेसिंग के थ्रू उनको मार्केट तक अच्छा लाभ दिला देता है। क्या बात है। रेड एफएम का जो कैंपेन है एक पहाड़ी ऐसा भी, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? एक पहाड़ी ऐसा भी रेड एफएम के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आपका जो ये प्रयास है ये बहुत ही सुंदर प्रयास है। जब हमने इसके विषय में सुना, इसका ऐड हमने आपका सुना, तो हमें लगा कि वाकई आप लोग दिल से जो है पहाड़ियों के साथ हैं। आप भी चाहते हैं कि जो पहाड़ियों का दर्द है वो पहाड़ियों तक पहुँचे, और जो लोग शहरों में हैं, जो पहाड़ी हम लोगों को सुन रहे हैं, वो वापस आएँ, अपने गांव में आएँ। जो आपकी खेत खलिहान बंजर पड़े हैं उनको आप पुनर्जीवित करें। जो आपके गांव सारे खंडर हो चुके हैं उनमें कम से कम एक लैट्रिन, बाथरूम और एक कमरा तो आप बनाएं, क्योंकि आपकी जड़ें यहाँ से जुड़ती हैं और आपकी पहचान भी पहाड़ों से है। तो आपसे एक निवेदन है हमारा, एक पहाड़ी ऐसा भी कार्यक्रम के थ्रू कि आप ज़रूर पहाड़ों की तरफ आएँ। दिस इज एक पहाड़ी ऐसा भी ऑन सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो। तू एक पहाड़ी ऐसा भी।